भगत सिंह जी के क्लास में हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी जो एएलपी के एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी हाल ही फिलहाल में, उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। यानी कि जुलाई लास्ट या अगस्त जुलाई लास्ट तक या अगस्त फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने वाला है एएलपी का। उसके लिए रामबाण साबित होने वाला है 2018 के एएलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन पेपर। इसके 30 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे 2018 में सीबीटी 1 के 30 के 30 शिफ्ट का क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास में मिलेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे से संबंधित किसी भी जानकारी सबसे पहले आप तक उपलब्ध हो। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। क्या है? भारतीय क्रिकेट टीम शारजाह यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई में 2 विकेट से किस देश को हराकर वर्ष 2018 में नेत्रहीन वर्ल्ड कप के 5वें संस्करण को जीत लिया है? तो ये भारत जीता है किसको हरा के? तो ये पाकिस्तान को हरा के। किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के 2018 में। फिर 2022 में ही भारत जीता है, लेकिन इस बार किसको हराया है? तो बांग्लादेश को हराया है। बांग्लादेश को 120 रनों से हराया है। ठीक है, छठा 7वां संस्करण हुआ है। जब पहली बार जब भारत वर्ल्ड कप जीता था नेत्रहीन में, तो कब जीता था? 2012 में पहली बार जीता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान को हराया था। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन को पढ़ें और तय करें कि कथन में दी गई सूचना के आधार पर कौन सी प्रस्तावित कार्रवाई तर्कसंगत रूप से पालन करती है। क्या कर रहा है? कथन क्या है? यद्यपि पाठ्यक्रम समय समय पर संशोधित किया जाता है, तथापि पाठ्य पुस्तकें पुरानी है। ठीक है, कार्रवाई क्या कर रहा है? कक्षा में व्याख्यान के लिए औद्योगिक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन 2 क्या कर रहा है? उद्योग में मौजूदा प्रचलनों का अध्ययन करने के लिए औद्योगिक यात्राओं का आयोजन किया जाना चाहिए। बात सही है, दोनों बात सही है। यहाँ पे क्या है? अनुसरण 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी 100 वाट के बल्ब में प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है, तो 3 दिन में बल्ब द्वारा कितना ऊर्जा की खपत होगी? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है यूनिट, कितना यूनिट खर्चा होगा। तो हमें पता है कि 1 यूनिट कैसे निकालते हैं। 1 यूनिट बराबर होता है वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर घंटा बाय 1000। ठीक है, इसको जब ये दोनों को जब गुना करेंगे, वोल्ट इंटू एम्पेयर को जब वोल्ट इंटू एम्पेयर को गुना करेंगे तो ये क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। इधर क्या है? घंटा। तो कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? वाट घंटा। वाट को W से, घंटा को H से, वाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। अब क्या कर रहा है कि बल्ब का पावर दिया हुआ है। पावर कितना दिया हुआ है? 100 वाट। कितना दिया हुआ है? 100 वाट, यानी कि W पावर का मान दिया हुआ है। अब प्रतिदिन कितने घंटा कर रहा है? कि 5 घंटा। उपयोग कितना होता है? टाइम दिया हुआ है, आवर दिया हुआ है, कितना? 5 घंटा। ठीक है, और कितने दिनों तक? 3 दिनों तक। कितने दिनों तक? खपत ऊर्जा कितने दिन तक हुआ है? ड्यूरेशन यानी कि 3 डेज। ठीक है, बाय 100 कर देंगे, इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फाइनल फार्मूला हो जाएगा 100 इंटू 5 इंटू 3 बाय 1000। ठीक है, 1000 फार्मूला यही था। तो इसमें क्या करेंगे? कटा देंगे, जो बचेगा वो राइट आंसर होगा। तो यहाँ से 1 2 0 कैंसिल, 1 2 0 कैंसिल, 5 से 2 बार में 10 बचा क्या? 3/2 का वैल्यू मतलब कितना? 1.5 यूनिट।
राइट आंसर क्या आ जाएगा 1.5 यूनिट। तो यहाँ पे क्या करना था कि वाट इंटू आवर, जितने घंटे प्रयोग किए और जितने दिन बाय 1000 करना था। 1 महीना तक जलाया तो 10 बल्ब जलाया गया 1 वाट का, तो 10 गुना 100 वाट का बल्ब बाय 100 बाय 1000 करेंगे। तो ये बेसिक फार्मूला आता है, अब इसे याद रखना है। क्या है बेसिक फार्मूला? WH इंटू जितना दिन, अब मान लेते हैं कि 5 दिन चला है तो 5 बाय 1000। ठीक है, यही फार्मूला था। यहाँ से आप सवाल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 120 हर्ट्ज आवृत्ति वाले किसी ध्वनि का तरंग दैर्ध्य क्या होगा यदि उसकी गति किसी खास माध्यम में 420 मीटर प्रति सेकेंड हो। तो यहाँ पे क्या पूछा है? तो यहाँ पे पूछा है तरंग दैर्ध्य क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू पूछा है। लैम्डा का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे किसका किसका वैल्यू दिया गया? आवर्ती। आवर्ती को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं? एन से। एन का वैल्यू दिया गया है कितना? 820 Hz। कितना दिया हुआ गया है? 820 Hz। वेलोसिटी भी दिया हुआ है, माध्यम में वेलोसिटी भी दिया हुआ है, यू का मान भी दिया हुआ है कितना? 420 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना चीज़ दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि तरंग वेलोसिटी बराबर क्या होता है? आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। तो क्या होता है? वेलोसिटी बराबर तरंग बराबर क्या होता है? आवृत्ति। आवृत्ति को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं? एन से। और तरंग दैर्ध्य को क्या चीज़ से? लैम्डा से। तरंग दैर्ध्य को क्या चीज़ से? लैम्डा से। तो फार्मूला क्या हो गया? एन इंटू लैम्डा। एन इंटू क्या हो गया? लैम्डा। फार्मूला क्या हो गया? एन इंटू लैम्डा। ठीक है, एन इंटू लैम्डा हो गया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन में पूछा था तरंग दैर्ध्य। ठीक है, v बराबर एन बाय लैम्डा। तो तरंग दैर्ध्य पूछा था, यानी कि हमें किसका वैल्यू चाहिए? लैम्डा का वैल्यू चाहिए। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर हो जाएगा v बाय एन। क्या हो जाएगा? v बाय एन। तो v का मान तो दिया हुआ है कितना? 420। ठीक है, और एन का वैल्यू कितना हुआ है? 820। बस इसी को क्या कर देंगे? कटा देंगे, 0 0 कैंसिल। जब इसको कटा देंगे तो फाइनल जीरो क्या आएगा? 0.52। 0.52 मीटर। 0.52 मीटर। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूला याद रखने। फिजिक्स में आता है इस तरह का नॉमेरिकल, तो आपको कम से कम 3-4 चैप्टर जैसे पावर, एनर्जी, ये सब हो गया, मोशन, ये सब में कमांड रखना होगा उसके फार्मूला में सवाल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, श्री एक्स की ओर संकेत करते हुए सुस्ती ने कहा, एक्स की ओर संकेत करते हुए किसने कहा? वाई ने कहा कि श्री एक्स की पत्नी, इसकी जो पत्नी है, मान लेते हैं पत्नी, वाई के पिता, वाई का जो पिता है, वाई के पिता की एकलौती बेटी, इसकी कोई बेटी है कि बेटी है, तो सुस्ती और वाई का संबंध क्या है? तो वाई इसका क्या होगा? इसका तो बहन है, तो इसका ये क्या है? पति है। तो ये क्या हो जाएंगे? पति, ये पत्नी का रिलेशन है। क्या है? पति पत्नी का रिलेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, a प्लस 1/a=1 हो तो a³ प्लस 1/a³ का फार्मूला क्या होगा, यानी कि इक्वल टू क्या होगा? तो ये बेसिक फार्मूला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे मान लेंगे a, ठीक है, इसे मान लेंगे a और इसे मान लेंगे b। जैसे a प्लस ab है तो इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। और a प्लस b का जो फार्मूला होता है, a प्लस b का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है उसे में बैठा देंगे। क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab, यही होता है ना। ठीक है, यही होता है। तो ये सारा का वैल्यू कट के क्या आ जाएगा? ये सब एक हो जाएगा और इधर क्या बचेगा? 3a। ठीक है, तो 3a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। अब माइनस ए जो 1 था तो ये इधर था, तो ये आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? 3 - 1 = हो जाएगा -2। -2 राइट आंसर है। इसका शॉर्ट फार्मूला होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 रहता है और यहाँ पे स्क्वायर पूछा गया है,
तो क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर करके इसमें इसी को घटाते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab होता है 2ab, तो उसी तरह करते हैं। जैसे 2 का वैल्यू दिया रहता है 2 का यहाँ भी, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब फिर क्या करते हैं इसी को माइनस कर देते हैं, तो कितना हो गया 2 राइट आंसर हो जाता है। अगर इसका वैल्यू रहता 4, यहाँ पे रहता है इसका वैल्यू 4 और यहाँ पे स्क्वायर पूछता, तो क्या करते हैं 4 का स्क्वायर कर देते 16 और 2 माइनस कर देते, क्या हो जाता 14। अगर यहाँ पे रहता 5, ठीक है, तो ये कितना हो जाता 25 माइनस 2 कितना हो गया 23। अगर रह जाता 6 तो कितना हो जाता 36 माइनस 2 कितना हो जाता 34। तो ये बेसिक फार्मूला आता है। अगर इसे आप बनाएंगे तो बहुत लॉन्ग लगेगा, शॉर्ट मेथड से आप भी निकाल सकते हैं समय बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन, यदि tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/√5, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। क्या पूछा है कि कोसेक माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है। सवाल को ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं है। tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है p बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसी का वैल्यू क्या है 1/√5, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 1 और b का वैल्यू हो गया √5। कोई दिक्कत, इतना हो गया। अगर हमें यहाँ से h निकालना है तो h निकालना है, तो h निकालने के लिए हम क्या करते हैं √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 √5 का स्क्वायर। ये जब जुटेगा तो 1 प्लस कितना हो गया 5 √ कितना हो गया 6, यानी कि h का वैल्यू कितना आ गया √6 कितना आ गया √ ठीक है √ क्या आ गया 6। यहाँ से अब हम लोग क्या निकाल लेंगे कोसेक का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि कोसेक का वैल्यू निकालने के लिए हमें h का जरूरी पड़ता। ठीक है, तो क्या होगा कोसेक थीटा बराबर होता है h/p। तो h का वैल्यू क्या आया था √6 और p का वैल्यू क्या है √, अब p का वैल्यू है 1। ठीक है, यहाँ से कोसेक थीटा का मान आ गया। ठीक है, अब कोस स्क्वायर का थीटा कोई कोसेक का है, कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोसेक का वैल्यू आ गया 6। अब हमें क्या चाहिए सेक का। कोसेक का काम खत्म हो गया, कोसेक स्क्वायर का मान निकाल लिए। अब किसका मान चाहिए सेक का। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये होता है h/b। तो h क्या आया है √6, अब b क्या आया है √5। ठीक है, अब इसी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 6/5। जब माइनस कर रहा है तो माइनस कर देंगे। इसका वैल्यू जब निकाले थे तो कितना आया था 6, जब इसका वैल्यू निकाले हैं तो क्या आया है -6/5। ठीक है, अभी इसी को लघुत्तम लेके माइनस कर देंगे। जब लघुत्तम लेंगे तो कितना आ गया 5, ऊपर कितना हो गया 54 36 -6 कितना आ गया 24/5। 24/5 राइट आंसर होगा। कितना होगा 24/5। तो फार्मूला में कुछ नहीं था, सबका वैल्यू पुट करना था और उसके बाद हम लोग निकाल लेते आराम से। अगला क्वेश्चन, यदि 19 मई 2012 को शनिवार था तो 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा। 19 मई 2012 को कौन सा दिन था, शनिवार था। तो पूछ रहा है 1 अप्रैल, तो 19 मई 2013 में कितना दिन आएगा, क्योंकि 2012 लीप ईयर था तो इसमें आ जाएगा 366 दिन। फिर 19 मई 2014 तक इसमें कितना दिन आ जाएगा 365 दिन।
ठीक है, यहाँ से दिन सबको जोड़ लेंगे। अब 19 मई से कब करा, 1 अप्रैल, इसके बीच का दिन जोड़ लेंगे। जैसे 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, ये सारे दिन को जोड़ लेंगे। ये सारे दिन को जब जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 367, 366 और इधर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब इसी को जोड़ के 7 से डिवाइड कर देंगे तो जितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो ये शनिवार में 3 दिन जोड़ देंगे। एक दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार, 2 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार, और 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 3 कथन दिया हुआ है, ए बी सी, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है, दूसरे समूह के तत्व को अल्कई धातु कहा जाता है। बिल्कुल गलत है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। पहला समूह को जो होता है, पहला समूह को अल्कली ग्रुप कहा जाता है, धातु। ठीक है, दूसरे में क्या करा है, पहले समूह को तत्व को क्षारीय धातु कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ये भी क्या है, गलत है। दूसरा जो समूह है उसे कहते हैं क्षारीय। अगला क्या करा है, 17वें समूह में तत्व को हेलोजन कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, हेलोजन ग्रुप कहते हैं 17वें को। इसमें क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, 4 तत्व को इसमें रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सिर्फ सही होगा, क्योंकि ये दोनों में उल्टा पुल्टा कर दिया है। दूसरे समूह को अल्कई करा है, जबकि दूसरे समूह को क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ओनली सी सही है। अगला क्वेश्चन, कुच्चीगुड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सर्वप्रथम ऊर्जा सक्षम ए वर्ग का रेलवे स्टेशन है। निम्नलिखित में किस राज्य में है, तो ये कहाँ है, तेलंगाना में है। यहाँ पे सारा काम जो है क्या होता है, वो सौर प्लेट के द्वारा होता है, कोई भी बिजली का उपयोग यहाँ पे नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन से संबंधित है। कोशिका विभाजन से संबंधित है, कोशिका विभाजन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की अगर बात करें तो इसकी खोज कब किया गया था, 1955 में किया गया था। किसने किया था, मिलर ने किया था। किसने किया था, मिलर। अगर इसका नामकरण किया जाए, नामकरण किसने किया था, नामकरण किसने किया था, कौन किया था, लिथाम। कौन किया था, लिथाम। कौन किया था, लिथाम किया था। अगर साइटोकाइटिन किससे बना होता है, तो इसमें रहता है आरएनए प्लस प्रोटीन रहता है। क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। ठीक है, तो ये साइटोकाइटिन हो जाएगा। ये पौधे में ऑक्सीजन जो है पौधे को बढ़ने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, एक भिन्न को जब 3/7/3 में जोड़ा जाता है तो उत्तर 4 आता है। तो भिन्न क्या है, भिन्न मान लिए x/y है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें जोड़ने से, तो इसका वैल्यू तो हमें चाहिए, इसका वैल्यू तो क्या करेंगे, इसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा, 7/3 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आ जाएगा 3। ठीक है, ये कितना हो गया, 4×3 12 माइनस कितना हो जाएगा, 7। 4×3 12 माइनस 7, 7 में 12 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 5/3। 5/3 ऑप्शन में है, ऑप्शन में 5/3 नहीं है, तो 5/3 को तोड़ देंगे। 5/3 को जब तोड़ेंगे, 5 से एक बार भाग देंगे तो 5, एक बार में 3 बचा, कितना, 2/3। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.2/3, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक कार 45 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए 65 किलोमीटर की गति से चलती है। 36 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए इसकी गति कितनी होनी चाहिए। कह रहा है कि 45 मिनट में पहुंचता है कब,
जब वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करा है कि उसको कितना मिनट में पहुंचना है, 36 मिनट में। तो 36 मिनट में उसका स्पीड कितना होगा। जो थोड़ा सा समझदार लड़का रहेगा वो ऑप्शन से भी कर सकता है। 45 मिनट में पड़ता है जब 65 किलोमीटर, तो इसका मतलब 52 तो इसका आंसर नहीं होगा, 65 भी नहीं होगा। ठीक है, 74 और 81 में जा रहा है कांटा। ठीक है, तो अब यहाँ करेंगे क्या, अगर और एक ऑप्शन रहता है जैसे 74 रह के 54 रहता तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है डायरेक्ट। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करना होगा। क्या करना होगा, कितने देर में पहुँचता है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा और कितने मिनट, 45 मिनट में। ठीक है, अब बाय कितना इसका टाइमिंग चाहिए, वर्क एंड टाइम बनाएंगे तो वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते थे आसानी से। अब इसको कटा देंगे कितना बार में, 9 बार में। 9 से कितना बार में कटेगा, ये 5 बार में, और ये कटेगा 4 बार में। ठीक है, इसको कटा देंगे, 4 1 का 4 बचा 2, 6 4 के 24 बचा 1.5, 16 5 80 और इधर हो गया 1.5, तो कितना आ जाएगा 81.25। 81.25 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसी घनाभ के सभी किनारों का योग उस वर्ग के परिमाप के 2 गुना है। यदि घन के आयतन का मान 1/4 भाग का संख्या में माना गया है तो क्षेत्रफल की संख्या मान के बराबर हो तो वर्ग की एक भुजा का मान क्या होगा। तो पहले सबका वैल्यू लिख लेंगे। अब क्या कर रहा है कि घन का लेंथ दिया हुआ है कितना, L मीटर, लेंथ दे दिया है L। ठीक है, वर्ग का भुजा मान लिया क्या है, A है। क्या है, A। ठीक है, और सभी भुजाओं का योग, घन के सभी भुजाओं का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12L। ठीक है, और वर्ग का परिमाप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4A। ठीक है, 4A हो जाएगा। अब क्या करा है कि घन का आयतन कितना होता है, तो भुजा क्यूब होता है। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया A का स्क्वायर। इतना चीज सवाल में दिया हुआ है। अब आगे का काम हम करेंगे। आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि अब सवाल में क्या कर रहा है कि 12L का वैल्यू क्या है, इसके वर्ग के परिमाप के 2 गुना है। वर्ग का परिमाप कितना था 4A, इसी का 2 गुना कर रहा है। ठीक है, तो 12L बराबर हो गया कितना, 4 दूना 8A। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, L का वैल्यू। ये इसको कटा भी सकते हैं, तो कितना बार में कटेगा, एक कटा 3 बार में, एक कटा कितना बार में, 2 बार में। तो क्या बचा, इधर बचा 3L, इधर क्या बचा 2A। ठीक है, ये आ गया फार्मूला। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, L चाहिए। तो L बराबर क्या हो जाएगा, 3 बाय क्या हो जाएगा 2, 3A/2। ठीक है, 3A/2। ठीक है, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे LP टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी रेलवे के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 के LP के, उसके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है ये। क्योंकि रेलवे का फॉर्म तो बढ़ा दिया गया है, 18,799 कर दिया गया है। तो रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, और यहाँ से अपना जॉब पक्की कर सकते हैं अगर थोड़ा सा वो मेहनत कर लेते हैं। तो अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे की किसी भी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े एवं प्रस्तुत वाक्य में कौन से उत्तर देने के लिए पर्याप्त है उसका पता लगाएं।
क्या है? क्या विद्यार्थियों में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग परीक्षा के कार्य स्पंदन को प्रभावित करता है? एक है कथन। वाक्य क्या कर रहा है? इस वर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण की संख्या अधिक है। ठीक है। अगला क्या कर रहा है? मोबाइल फ़ोन से हानिकारक विकिरण उत्पन्न होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। यहाँ पे इन दोनों वाक्य को से इनसे कुछ नहीं लेना देना है। क्या कर रहा है? क्या विद्यार्थियों में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग परीक्षा कार्यान्वयन को प्रभावित करता है? क्या परीक्षा को प्रभावित करता है? इसका कारण हो सकता है। तो ये नहीं है किसका कारण कि परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उसका कारण मोबाइल फ़ोन ही है। ठीक है। अगला क्या करा? मोबाइल फ़ोन से हानिकारक विकिरण निकलता है, लेकिन निकल रहा है तो इससे परीक्षा का रिजल्ट का क्या लेना देना? कोई अंतर नहीं है। ना तो एक ना ही तो दो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। ना ही तो एक ना ही तो दो विकल्प पर्याप्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ग्राफ दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है, इसमें से जवाब देना है। क्या करा है? दिए गए ग्राफ के अनुसार उच्चतम कमाई हुई थी, किस वर्ष हुई थी? मैक्सिमम कमाई किस दिन हुई थी? तो मैक्सिमम कमाई की बात करें तो कब हुआ है? यहाँ पे हुआ है मैक्सिमम पॉइंट। ये किस दिन का है? तो थर्सडे। किस दिन का है? तो थर्सडे। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? थर्सडे। थर्सडे को लगभग 650 रुपये का कमाई हुआ है, या जो भी रहे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार, थर्सडे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि x की माँ, यदि x की माँ जो है, x की माँ y के पिता, यहाँ पे y इसके पिता, ठीक है, इसके पिता की इकलौती बेटी है, यानी कि ये इसका कौन है? बेटी है। एकलौती बेटी, एकलौती का मतलब कि इसका और कोई नहीं है। तो y का पति x का है, y का पति कर रहा है, इसका जो पति है x का होगा, तो ये क्या होगा? पिता ही होगा। ये कौन होगा? पिता ही होगा। ये आपस में क्या है? पति पत्नी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आघात वर्णनीय नहीं है? क्या कर रहा है? आघात वर्णनीय नहीं है, मेलेबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा? आघात वर्णनीय का मतलब क्या आता है कि धातु भी है कुछ, जैसे पारा है, ठीक है, ये आघात वर्णनीय नहीं है, इसे पीटने से किसी प्रकार का आवाज़ नहीं निकलता है। ठीक है। ये क्या चीज़ में है? एब्स्ट्रैक्शन में है। अगर सबसे ज़्यादा आघात वर्णनीय की बात करें तो क्या है? सोना है, चांदी है, ये सबसे ज़्यादा आघात वर्णनीय है। तो ऑप्शन के अनुसार हम यहाँ पे हटाएंगे। एल्युमिनियम है, तांबा है, चांदी है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नहीं है, ग्रेफाइट नहीं है। अगर ग्रेफाइट को हम पिटाई करेंगे तो इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इससे किसी प्रकार का आवाज़ भी नहीं निकलेगा। जैसे आघात वर्णनीय का है कि जिसको हम पीटते हैं तो उससे आवाज़ की प्राप्ति होती है, जैसे टन। ठीक है। तो ग्रेफाइट को पीटने से कुछ ऐसा नहीं होता, इसे पतले आकार में हम ढाल नहीं सकते हैं। ठीक है। लेकिन चांदी हो, तांबा हो, ग्रेफाइट, सोना हो, ये सब को हम डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक समषष्ठभुज और एक समसदा दशमभुज के आंतरिक कोणों का अनुपात क्या होगा? क्या करा है कि एक समषष्ठभुज है, एक क्या है? समषष्ठभुज, यानी कि 6 भुजा वाला। ठीक है। और एक क्या है? 12 भुजा वाले। एक क्या है? 12 भुजा वाले। तो पूछ रहा है कि इसके आंतरिक कोणों का अनुपात क्या होगा? ठीक है। आंतरिक कोणों का अनुपात क्या होगा? तो हमें फार्मूला निकालने का इसका, अगर ये निकालना है आंतरिक कोण, तो उसके लिए फार्मूला होता है, पहले 6 भुजा वाले को लेके चलेंगे तो n-2/2 क्या होता है? n-2/2 इंटू पाई, इंटू क्या हो जाएगा? पाई। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। तो 6 - 2 बटे 6 गुना पाई का वैल्यू आप जानते ही होंगे कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। तो इसको जब कटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 बटे 6
गुना 180। 180 को कटा देंगे कितना बार में, 30 बार में। 30 गुना 4 कितना आ जाएगा, 120। 120 डिग्री हो गया इसका, ठीक है। अब निकाल लेंगे 12 भुज वाले का, ठीक है। अब निकाल लेंगे 10 दशम भुज का, ठीक है। तो इसकी भुजाओं की संख्या कितना है, 12 है। n का वैल्यू कितना है, 12। इसके लिए भी फार्मूला होगा n-2/2 इंटू पाई, इंटू क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा, पाई। तो इसका भी फार्मूला होता है, तो बैठा देंगे, क्या हो जाएगा, 12-2 बटे यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। गुना क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो 10 में से 2 जाएगा कितना, 12 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 10 बटे 12 गुना 180 डिग्री। तो 180 को 12 से कटाएंगे कितना बार में कटेगा, 15 बार में। 15 गुना 10 कितना हो जाएगा, 150। अब दोनों का निकल गया, तो अब दोनों का हम रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। 6 भुजा वाला और 12 भुजा वाला का। तो 6 भुजा वाला का कितना निकला था, 120 निकला था। 12 भुजा वाला कितना लिखा, 150। बस इसी को क्या करेंगे, कटा देंगे। ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में, और ये कितने बार में कटेगा, 5 बार में। तो रेशियो क्या आ गया, 4:5। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। तो फार्मूला क्या था, n-2/n इंटू पाई। ये फार्मूला से हम निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन, नेत्रहीन के लिए भारत का स्पर्श करे और महसूस करे नामक सर्वप्रथम बगीचे का शुरुआत केरल विधानसभाओं के स्पीकर पी श्री रामकृष्णन द्वारा केरल तेनिहल्लपम के निम्नलिखित में किस कैंपस में की गई थी। तो इसका नाम था कैपिटल केलिकट, क्या नाम था, केलिकट विश्वविद्यालय कैंपस। अगला क्वेश्चन, उस रॉकेट वैज्ञानिक का नाम क्या है जिन्होंने अंतरिक्ष विभाग DOS का सचिव और अंतरिक्ष आयोग तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये कौन है, तो ये हैं के सिवान थे। उस समय की बात है, 2018 के क्वेश्चन पेपर हैं, तो उस समय की बात है, कौन थे, के सिवान। अगर वर्तमान में बात किया जाए, के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। अगर अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की बात करें तो कब किया गया है, 1972 में। कब किया गया है, 1972 में। अगर वर्तमान में पूछे कि भारतीय अंतरिक्ष संसाधन का अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज से 90 रुपये अधिक है, तो ज्ञात करें, यानी मूलधन ज्ञात करें, ठीक है। तो कुछ नहीं है, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, कितना, 8%, ठीक है। 8 गुना कितना टाइम के लिए, 3 वर्ष के लिए, ठीक है। इसका अंतर कितना है, 9%, और गुना कितना, 2 वर्ष के लिए। नीचे में दोनों का 100 आएगा, क्योंकि दोनों में परसेंट था, तो ये 100 दोनों का कैंसिल हो जाएगा। ये 100 क्या हो जाएगा, दोनों का कैंसिल हो जाएगा। फाइनल क्या हो जाएगा, 8 या 24 माइनस 6 9 दूना 18। इसी का वैल्यू दिया गया है, दोनों का अंतर दिया गया है कितना, 90 रुपीज़, ठीक है। यानी कि इसमें को जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 6%। 6% का वैल्यू दिया हुआ है,
6% का वैल्यू आ गया कितना, 90 रुपीज़। तो मूलधन पूछा है, तो मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। तो यहाँ से हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 100% का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुना 90/6। 6 से काटेगा 15 टाइम में, 15 × 100 कितना हो जाएगा, 1500। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1500। तो क्या किए, इसका अंतर और इसका अंतर दिया हुआ था और ये जो परसेंटेज का अंतर था उसी में कन्वर्ट करके निकाल दिए। अगला क्वेश्चन, यूएस इतिहास के वह एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने आज तक 2 बार गैर निरंतरण अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाले हैं। अब बताइए ये कब का क्वेश्चन है और इस तरफ पूछा है, तो ये कौन है, ग्रोवर क्लीवेलैंड। कौन है, ग्रोवर क्लीवेलैंड। ये यानी कि अमेरिका के 2 बार ऐसे राष्ट्रपति चुने गए हैं जो कि निवृत्त, कब कब, एक 22 में और दूसरे 24 में राष्ट्रपति के रूप में। अगर मैं अमेरिका की राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो कितना साल का होता है, 4 साल का होता है। कितने साल का होता है, 4 साल का। वहाँ के एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में मात्र 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कंटिन्यू हो, चाहे एक बार अभी बन जाए, एक बार फिर कभी और। तो ये कब कब बने थे देख लेंगे। जब 22वां बार बनेंगे थे तो ये कब बने थे, 1885। 1885 से बने थे तो ये 4 साल रहते, तो कितना तक रहा था, 1889 तक। फिर कब बना था ये, फिर दोबारा 24वें बार जो बना था 1893 से लेकर 1897 तक बना था। 1893 से लेकर 1897 तक, यानी कि 2 बार ये राष्ट्रपति रहे। 22वें बार कब, 1885 से लेकर 4 साल जो लेंगे तो कितना आ जाएगा, 89। और जब 24वें राष्ट्रपति बने थे तो कब बने थे, 1893 से लेकर 1897 तक। ठीक है, अगर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे, जॉन वाशिंगटन। एक शपथ कब लिए थे, तो लिए थे 30 अप्रैल 1889 को। कब लिए थे, 1889 को लिए गए थे। ये अमेरिका के गृह युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए गए थे और ये पहली बार निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, अमेरिका की आज़ादी की बात किया जाए तो ये कब किए थे, 4 जुलाई 1874 को ये आज़ाद हुए थे। अगला क्वेश्चन, पिच की ध्वनि की पिच किसकी चीज पर निर्भर करती है। कह रहा है कि ध्वनि की पिच किस चीज पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति पे करती है। किस पे करते हैं, फ्रीक्वेंसी पर। किस में करता है, फ्रीक्वेंसी में। लय में नहीं करते हैं, ट्रेम्बल में भी नहीं करते हैं, आयाम में भी नहीं करते हैं, तो सिर्फ किस में करते हैं, आवृत्ति पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो कि अंडर रूट में आए या बाई के रूप में आए। ठीक है, तो वही अपरिमेय संख्या होंगे। तो यहाँ देखेंगे कि 1825 ये किसी का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, तो इसे पकड़ेंगे कैसे, तो लास्ट के जो 5 के कितना के स्क्वायर किया होगा, 5 का 5 25। और ये लास्ट जो 18 बचा है इसको देखना है कि ये किसके किसके स्क्वायर के बीच आता है। तो ये आता है 4 के स्क्वायर के बीच, 16 और 3 के स्क्वायर के बीच आता है। ठीक है, 16 और 3 के स्क्वायर के बीच आता है। तो इसको क्या करेंगे कि इसको अगर निकाल के देखेंगे तो किसका स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि 1825 एक किसी का स्क्वायर, जैसे देखते हैं 625 है किसका है,
25 का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर करने से 625 आता है। 30 25 एक किसका है? 35 का स्क्वायर है। 30 25 किसका है? 35 का है। ठीक है, 30 35 55 का है। किसका है? 55 का स्क्वायर है, क्योंकि 5 का 5 है, 5 में एक जोड़ के गुना करेंगे तो 6 5 30। अब 12 25 21 का स्क्वायर है, तो ये 35 का स्क्वायर है। लेकिन 1825 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर इसको देखेंगे तो इसे किस तरह तोड़ सकते हैं? 5 × 5 गुना 173। ठीक है, 5 × 5 173। 5 अंडर रूट क्या हो जाएगा? 173। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ल्यूलैंड्स की तालिका में हेलोजन के साथ रखा गया है। तो हेलोजन के साथ किसको रखा गया है? कोबाल्ट और निकेल को रखा गया है। किसके साथ रखा गया है? कोबाल्ट और निकेल को रखा गया है। कोबाल्ट और निकेल को रखा गया है। ठीक है, अगर हेलोजन न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की बात करें तो ये उस समय के मैक्सिमम ज्ञात 56 तत्वों में लागू होते थे और भारी तत्वों में ये लागू नहीं होते थे। ठीक है, जैसे आयोडीन हो गया, ये सब पे लागू नहीं होते थे। मैक्सिमम जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, उसमें एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, उसमें ये लागू नहीं होते थे। उस समय मात्र 56 मेटल का खोज हुआ था और उन्होंने बोला था कि इतने तक में लागू होगा। छोटे छोटे तत्वों में लागू होते थे। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया? तो ये कौन थे? तो ये थे जोसेफ पाउस्ट। कौन थे? जोसेफ पाउस्ट ने स्थिर नियम का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, ये फिगर दिए हुए हैं और इसमें बताना है कि दिए हुए ग्राफ के आधार पर आमदनी में अंतर सबसे अधिक के बीच था। यानी कि पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा अंतर किस दिन था। ठीक है, तो अगर देखते हैं तो स्टार्टिंग के दिन जो था संडे को कितना था? 100 रुपये। कितना था? 100 रुपये। उसके बाद 2 कंटिन्यू डे, तो अगले दिन क्या था? मंडे। मंडे को देखो कितना है? 500 का। कितना है? 500 का। तो मैक्सिमम अंतर है, ये कितना है? 400 का अंतर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संडे और मंडे के बीच। तो क्या हो जाएगा? रविवार और सोमवार के बीच। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर, जो कि CBT 1 का एग्जाम 30 शिफ्ट में हुए थे। 300 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास में PDF उपलब्ध है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ये क्वेश्चन पेपर आगामी ALP का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 के लिए, इसके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इसी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा आगे के एग्ज़ाम में। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में, आज उससे आगे देखेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। रेलवे की किसी भी तरह की जानकारी सबसे पहले आप तक मिलती रहे। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। क्या करा है कि एक गोलेकार को 1:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। बड़े हिस्से को एक शंकु में ढाला जाता है, 2 भाग में काटा जाता है। कहते हैं बड़े भाग को एक शंकु में डाला जाता है और छोटे भाग जिसकी ऊंचाई उसकी आधार की त्रिज्या के बराबर है, जबकि छोटे हिस्से को एक सिलेंडर आकार में ढाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर होती है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या और सिलेंडर की ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है,
तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो पहले हम लोग लेकर देख लेते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एच क्या कर रहा है कि ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, क्योंकि एच का भी वैल्यू क्या है आर ही है। तो फाइनल फार्मूला क्या है 1/3 पाई आर क्यूब। अब देख लेते हैं हम लोग सिलेंडर का। तो इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर लिए हैं, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे कैपिटल आर ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे कैपिटल आर, ताकि सवाल सॉल्व करने में आसानी रहे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा पाई आर क्यूब। क्यूब क्यों, क्योंकि शंकु की जो त्रिज्या है वही ऊंचाई के बराबर है। तो ये फाइनल फार्मूला आ गया। अब इसी को क्या कर रहा है कि रेशियो में बांटा गया है, कितने रेशियो में 3:1 के रेशियो में, 1:3 के रेशियो में बांटा गया है, ठीक है। तो बांट देते हैं क्या पाई आर क्यूब, अब बाय में क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। जब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर क्यूब बटे पाई आर कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3/1। पाई पाई कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। आर क्यूब का वैल्यू इतना है, जब हमको सिर्फ क्या चाहिए आर चाहिए, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो जब इसको अंडर रूट से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/9 1। तो रेशियो क्या आ गया 3/9 रेशियो 1। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट आंसर है। सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसे फार्मूला में बैठाना था। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5/7 में निम्नलिखित में से किस भिन्न को जोड़ा जाए कि 1 प्राप्त हो। तो मैक्सिमम लड़का कहेंगे कि 5/7 है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे तो 2/7 जोड़ देंगे। 2/7 जोड़ेंगे तो ऊपर भी 7 नीचे भी 7 कट के 1 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे बारी बारी से ऑप्शन रख के चेक करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे ऑप्शन रख के चेक करेंगे। 5/7 प्लस 5/3 इसको चेक करेंगे, ये भी नहीं होगा। फिर इसके जगह हम क्या करेंगे 6/14 रख के फिर इसको ऐड करेंगे, इधर अलग है। फिर इसको भी करके देखेंगे, ये भी नहीं आएगा। तो इसी तरह चेक कर करके बारी बारी से सबको चेक करना है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं फाइनल आंसर 6/21 तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। देखते हैं 5/7 प्लस 6/21। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। लघुत्तम कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। लघुत्तम कितना हो गया 21, 7 से कटेगा 3 बार में, 5 × 15 प्लस 6 हो गया। ऊपर कितना हो गया 21, नीचे भी कितना 21, कट जाएगा कितना बार में 1 बार में, 1 प्राप्त हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6/21। अगला क्वेश्चन 1568 को सबसे छोटी कौन सी संख्या से विभाजित किया जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जब क्वेश्चन में दे दे सबसे छोटी संख्या, तो ऑप्शन जब हम चेक करेंगे तो सबसे छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है 2 है। ऐसे भी ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 2 ऑप्शन खत्म था पहले ही, 6 और 2 में बचा हुआ था। तो छोटी अंक संख्या देखेंगे तो 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा 7×1 = 7, बचा 1, 8×2 = 16, बचा 1 4, 784। 784 किसका वर्गमूल होता है तो 28 का होता है। किसका होता है 28 का एक परफेक्ट वर्गमूल भी आया। यही कह रहा था कि भाग देने के बाद जो आए शेष वह किसी का न किसी का वर्गमूल होते। किसका वर्गमूल है तो 28 का वर्गमूल है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन 9800 जूल ऊर्जा को 80 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए खर्च की गई द्रव्यमान की ऊंचाई तक उठाया जाता है। कहता है कि किसी वस्तु का भार कितना है, m का वैल्यू दिया हुआ है 80 kg। कहता है कि उसको उठाने के लिए हमारा एनर्जी कितना खर्चा हुआ है 9800 जूल, ठीक है।
तो पूछ रहा है कि उसका हाइट कितना तक उठा होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। सब कुछ का मान पता है हमें। m का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 80 kg। कितना दिया गया है, 80 kg। ठीक है, हाइट नहीं पता है, हाइट पूछा है, हाइट क्या पूछा है, तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, वाट। ठीक है, और जब हम वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो वो कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कहता है mgh। क्या होता है, mgh। तो यहाँ पे 9800 जूल जो दिया गया है, ये पोटेंशियल एनर्जी का मान दिया हुआ है 9800 जूल। m का भार कितना है, 20। h का नहीं दिया है। अगर h का वैल्यू नहीं दिया रहे क्वेश्चन में तो 9.8 ही लेना है, 10 कभी नहीं लेना है। अगर 10 ब्रैकेट में लिख देता है तभी 10 लेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशंस नहीं किया है तो g का मान हमेशा 9.8 ही लेंगे। क्या हो जाएगा, 9.8 इंटू h, इंटू क्या हो जाएगा, h। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, कटा देंगे। दशमलव हटेगा तो यहाँ से 1 10 आ जाएगा। ठीक है, 1 10, A0 से A0 कैंसिल। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको कटा सकते हैं। 98 से कितना बार में कटेगा, 100 बार में। 108 से कितना बार में कटेगा, 12×96.5, यानी कि 12.5 मीटर तक हम उठा सकते हैं। h का वैल्यू क्या आ गया, 12.5 मीटर। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फिजिक्स में फार्मूला याद रखना होगा ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री जो कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है राइबोसोम को। किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री। अगर राइबोसोम में देखा जाए क्या क्या रहता है, तो इसमें रहता है RNA प्लस प्रोटीन, प्लस क्या रहता है, प्रोटीन। अगर अब देखा जाए राइबोसोम की खोज किसने किया था, तो पेलाडे किया था। कौन किया था, पेलाडे। पेलाडे ने राइबोसोम को खोज किया था। ठीक है, ये सभी जीवित जीव, जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं सभी में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं। राइबोसोम को अगर देखा जाए तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, पढ़े भी होंगे, 70S 80S। ठीक है, 70S और 80S। 80S जो होता है, 70S होता है ये छोटा, और 80 होता है ये क्या होता है, बड़ा होता है। इसे याद भी रख सकते हैं, बड़ी संख्या बड़ा, छोटा संख्या छोटा। ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है 70S प्रकार के। अगर 80 के पाया जाए तो ये बड़े बड़े पौधों में पाया जाता है 80 प्रकार के। ठीक है, और उच्च विकसित पौधों में तो 2 प्रकार के होते हैं राइबोसोम, 80S और 80, 70S और 80। 70 छोटे छोटे जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया, ये सब में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध अभिनेता या अभिनेत्री जिसने विभिन्न अंग्रेजी फिल्म में मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन के साथ काम किया, जिनका दिसंबर 2017 में निधन हो गया, तो कौन थे, शशि कपूर थे। कौन थे, शशि कपूर, जिसका कि दिसंबर 2017 में निधन हो गया। अगर बात किया जाए अंग्रेजी फिल्म मर्चेंट आइवरी की स्थापना, तो इसका स्थापना कब किया गया था, तो इसका स्थापना किया गया था 1961 में। कब किया गया था, 1961 में। ये फिल्म बनाने वाली कंपनी है। जैसे भारत में बॉलीवुड है, उसी तरह विदेशों का ये फिल्म अंग्रेजों का मर्चेंट आइवरी है। यहाँ पे हॉलीवुड फिल्म बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्य पर ध्यान दे तथा निर्णय ले कि वाक्य में दिए गए कौन सा अनुमान निहित है। वाक्य क्या कह रहा है,
एक व्यक्ति ने कहा अभिमान पतन का कारण है। ठीक है, अनुमान क्या कर रहा है, जो गिरते हैं उनमें अभिमान होता है। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कहीं नहीं रहा है। कहता है व्यक्ति ने कहा अभिमान पतन का कारण है। अब जो गिर गया तो उसमें अभिमान कैसे, अभिमान प्रतिकूल हो सकता है, ये बात सही है। ऑप्शन 2 सिर्फ फॉलो करते हैं, इसके अनुसार कौन सा फॉलो करते हैं, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए आरेख में त्रिकोण लोग के समूह को दर्शाता है जिनके पास कार है। त्रिकोण ये जो है कार वाला आदमी को दर्शाता है। ठीक है, वर्ग उन लोगों को समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिसके पास घर है। वर्ग के पास जो है क्या है, घर है, घर, जिसके पास घर है वर्ग। अविरित उन लोगों को प्रदर्शित करता है जिनके पास क्या है, सोना है। क्या है, सोना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसे लोग की संख्या कितनी है जिनके पास सोना है, जिसके पास कार है और सोना भी है किंतु घर नहीं है। तो घर जो जितना भी है इसको छांट देंगे, ये वाला पोर्शन छांट देंगे। तो ऐसे में से कौन बचता है, ये वाला पोर्शन ही बचता है जिसके पास दोनों चीज़ें हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाशलेशन कौन से थे, तो थे कौन, साइनोबैक्टीरिया। कौन से थे, साइनोबैक्टीरिया। कौन, साइनोबैक्टीरिया। अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो इसे नील हरित भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल भी कहते हैं। अगर इसे देखा जाए किस किंगडम में रखा गया है तो इसे रखा गया मोनोरा फाइलम में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए तर्क पर विचार करें और तय करें कि मान्यताओं में कौन सी निहित है। तर्क क्या कर रहा है, तर्क कर रहा है शहर X में लोग बजाज के बजाय होंडा मोटरसाइकिल खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि होंडा कंपनी जापानी तकनीक का उपयोग करते हैं। अब निष्कर्षण क्या कर रहा है, यदि बजाज जापानी तकनीक का इस्तेमाल करे तो इसकी बिक्री भी होंडा कंपनी के समान होगी। और दूसरा क्या कर रहा है कि शहर X में दूसरे मोटरसाइकिल की तुलना में जापान तकनीक वाले मोटरसाइकिल पसंद किए जाते हैं। तो बात ये वाला सही है, क्योंकि अब उसी की तकनीक उपयोग करेगा, बिकेगा कि नहीं बिकेगा ये गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि समान बिक्री होगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर जापान तकनीक वाले मोटरसाइकिल को ज़्यादा आदमी पसंद करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन 2 सिर्फ सही है। अगला क्वेश्चन, 60 का कितना परसेंट, का मतलब गुना, कितना परसेंट, 60 का 18% बराबर क्या कर रहा है, कितना का 54% होगा। ठीक है, तो कितना 54% होगा, तो मान लिए x बाय क्या हो गया 54/100। परसेंटेज क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, 18 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में। 3 से कितना बार में कटेगा, 20। यानी कि x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 20। यानी कि 20 का 54% आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे सवालों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो गलती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि इस पारदर्शी शीट के बिंदीदार रेखाओं पर मोड़ा जाए तो ऐसे करने पर कौन सा चित्र बनेगा। ये जो बिंदीदार रेखा है ऐसे करा है कि इसको पलट देंगे। ठीक है, इसमें पलट देंगे तो ये इस तरह का आकार बनेगा, यानी कि 8 आकार बनेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दिए गए वाक्यों को सच मानकर चले और तय करें कि कौन से निष्कर्षण वाक्यों के तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। क्या क्या कह रहा है, सभी लाल पीले हैं। सभी लाल क्या है,
पीला है। क्या है? पीला है। अब कह रहा है कि कुछ पीले हरे नहीं हैं। कुछ पीले जो हैं इतना सा भाग ये क्या है? हरा नहीं है। हरा नहीं है। ऑप्शन क्या कर रहा है? कुछ पीले लाल हैं, कुछ पीले लाल हैं, कुछ पीले लाल हैं, कुछ पीले लाल हैं। पीला यहाँ लाल यहाँ, सही है। सभी पीले हरे हैं। क्या कर रहा है कि सभी पीले हरे हैं? बिल्कुल गलत है। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए फॉलो करता है, केवल एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में कौन से नोबल गैस को रखा गया है? नोबल गैस जो अक्रिय गैस है उसी की बात किया जाता है। तो नोबल गैस को 18वें वर्ग में रखा गया है। किस में रखा गया है? 18वें वर्ग में। ऑप्शन देख लेते हैं। 18वें वर्ग में रखा गया है। ये जो होता है पीरियोडिक टेबल, ये इस तरह को, इसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्ग। ये कितना? 18। और इस तरह जो कर रहता है इसको कहते हैं आवर्त, जो कि कितना है? 7 है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो क्षैतिज है उसे क्या कहेंगे? आवर्त। जो उदर्ग हैं, खड़े हैं, वो क्या है? वर्ग हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो ये कितने? 18 हैं। तो लास्ट वाले में अक्रिय गैस को रखा गया है। और इस तरह कितने? 7 हैं। ठीक है। अगर मेंडलीव की बात करें तो उन्होंने क्या दिया था? 9 वर्ग, ठीक है, और 7 आवर्त दिए थे। 7 आवर्त। ठीक है। ये इसी 9 वर्ग को ए बी में बदल दिया गया, तो 9 दूना 18 वर्ग हो गया है। अगर बात करें कि किस आवर्त में कितने एलिमेंट पाए जाते हैं तो देख लेते हैं। ठीक है। पहला जो है आवर्त, उसमें मात्र 2 पाया जाता है, हीलियम और हाइड्रोजन और हीलियम। कितना पाया जाता है? सिर्फ 2 एलिमेंट पाया जाता है। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे में कितना पाया जाता है? 8 पाया जाता है। तीसरे की बात करें तो तीसरे में भी कितना एलिमेंट है? 8। चौथा की बात करें तो इसमें कितना? 18। पाँचवा की बात करें तो इसमें कितना? 18। छठा की बात करें तो इसमें कितना है? छठा की बात करें तो इसमें 32 है। और शेष जितना बचा है वो 7वें आवर्त में है। जितने भी शेष बचे हैं वो कितने हैं? 7वें आवर्त में हैं। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। एक दिन इसके बारे में पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा वीडियो बना देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि अंजू को हिंदी में 80 में से 68 नंबर मिलता है, क्या कर रहा है? 80 में से 68 नंबर मिलता है, गणित में 60 में से 46 और विज्ञान में 90 में से 74 और अंग्रेजी में 45 में से 34 अंक प्राप्त होते हैं, तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम प्रतिशत किस विषय पे है। तो इसमें क्या करना है? बारी बारी से सबका निकालना होगा। जैसे पहले हिंदी का निकालते हैं। ठीक है। पहले हिंदी का निकालते हैं। तो कितना परसेंट कर रहा है? 80 नंबर फुल मार्क्स था। लाया है कितना? 68 गुना 68 बाय 100। कटा देंगे 5 बार में, 4 बार में, 17 चौके 68, कितना हो गया? 85%। फिर बारी से फिर उसका निकालेंगे। इंग्लिश का कितना हो जाएगा? 46 बाय 60 गुना 100। ये 5 बार में कटा, ये कितना बार में कटेगा? 3 बार में। ठीक है। तो इसको अगर 3 बार से कटाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 14 तिया 42 बचा 2, 14.76 आएगा। फिर इसको गिना करेंगे, 14 पंचे 70 आता है। ठीक है। तो फिर बारी बारी से फिर इसको भी निकालेंगे। किसका? विज्ञान का। साइंस में कितना नया है? 74 लाया, कितना में? 90 में गुना 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा? 82 होगा, 82%। फिर इसको भी निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा जाके कितना परसेंट आ जाएगा इसका? ये आ जाएगा, देख लेते हैं कितना आएगा। ये कितना है? 45। 34 लाया है कितना में? 45 में गुना 100। अगर 5 से कटाते तो 20 बार में, ही 9 बार में। 9 अगर 36 रहता तो 4 बार में जाता, 4 से थोड़ा कम है, तो 20 चौके 80, लगभग 78% आएगा।
तो मैक्सिमम हमने देखा किस में आया था, हिंदी में 85%। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, हिंदी। हिंदी में कितना आया था, 85%। कुछ था नहीं सवाल में। अगला क्वेश्चन, प्रश्न दिया गया है कि जिसके बाद दो व्यक्त किए गए यानी कि स्टेटमेंट दिया गया उसको देखना है। तो क्या कह रहा है कि 2016 में एक्स कंपनी 2014 के मुकाबले लाभ प्रतिशत में वृद्धि। तथ्य क्या कर रहा है, 2014 में कंपनी का लाभ 1 लाख था जो कि 2015 में 10% की वृद्धि हुई। 2014 में 1 लाख था और 15 में 10% की वृद्धि हुई, तो यानी कि कितना 10,000 का वृद्धि हुआ होगा। 1 लाख का 10% 10,000। अब क्या करा है, 2016 में कंपनी का लाभ, क्योंकि यहाँ पे 2016 पूछा है, ये 2015 तक का ही डाटा है, तो ऑप्शन ए तो ऐसे ख़त्म हो गया। अब क्या करा है ऑप्शन बी कि 2016 में कंपनी का लाभ 2 लाख रुपए था, 2014 में 1 लाख से अधिक था। तो ये परफेक्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 से हमें पता चल रहा है 2016 की स्थिति, क्योंकि 1 से जो है तो ये 2015 तक का ही जानकारी हमें दे रहा है और क्वेश्चन में क्या कर रहा है 2016 की जानकारी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 ही सिर्फ सभी है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए समस्या उत्तर फिगर में कौन से सहनीत है। कह रहा है ये जो प्रॉब्लम है ये किस फिगर में है, ऐसे जो फिगर है ये किस फिगर में है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, ऑप्शन बी ही सही है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, मिस्टेक नहीं करना है। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। कली चूना बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। स्केल चूना क्या प्रतिक्रिया करता है, स्केल चूना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, मेंडल पहला वैज्ञानिक था जिसे 1886 में एक जीन को विरासत के रूप में देखा था। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीएनए 2 अनुशेल्पी सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचादार संरचना बनाने वाली 2 लंबे पॉलीन्यूक्लाइड रेसाओं से बना होता है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। डीएनए इसी तरह का आकार का बना रहता है, यहीं पे ग्वानिन, साइटोसिन, माइटोसिन से जुड़ा हुआ रहता है, तो इस आकार का रहता है। यही एक क्वेश्चन कर रहा है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या है, बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं। 3 क्या कर रहा है, जेनेटिक्स को डीएनए वाटसन ने 1906 ईस्वी में परिभाषित किया था, लेकिन एक गलत है। डीएनए का परिभाषित क्रिक और वाटसन दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है। चौथा क्या है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 21 जोड़ियाँ ऑटोमस होते हैं और 4 जोड़ियाँ लैंगिक। ये बिल्कुल गलत है। मनुष्य में 46 जोड़ा तो 46 गुणसूत्र तो पाए जाते हैं, 23 जोड़ा, लेकिन इसमें 44 जो होते हैं वो सेम होते हैं और एक अलग होते हैं, एक्स वाई, जो कि लिंग निर्धारण करते हैं। ठीक है। यहाँ पे 42 नहीं है, कितना हो जाएगा 43, 42 हो जाएगा। ठीक है। 21 ने 22 जोड़ी और 2 अलग से रहते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, यही लिंग निर्धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि दी गई श्रृंखला का दूसरा भाग पलट दिया जाए तो बाएं से दाएं अक्षर पर किस अक्षर के बाएं और किसी अक्षर के आगे चला जाएगा। कह रहा है कि इसको अगर पलट देंगे तो क्या क्या आगे जा सकता है। इसका आधे भाग को क्या कर रहा है कि पलट देंगे। क्या कर रहा है, आधे भाग को पलट देंगे। आधे भाग को अगर पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें ऐसे अक्षर 2 आएंगे। कौन कौन आएंगे बताते हैं। इसके पलटने के बाद क्या आएगा, 2 अक्षर ऐसे आएंगे जैसे YX 8 और FOI, ये दोनों अक्षर मिलेंगे। ठीक है, जो कि पहले क्या है, लेटर है। ठीक है, जिसके कि पहले क्या है, लेटर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB का मान दिया हुआ है 12, कोण A आंतरिक रूप से BC पर 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि D हो गया। काटने के लिए द्विभाजित किया जाता है। द्विभाजित मतलब कि दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है।
कौन BD का मान दिया हुआ है कितना 7, ठीक है। CD का वैल्यू दिया हुआ है कितना 8.75। तो पूछा है AC की लंबाई, AC की लंबाई पूछा है। जब कौन समिति भाजित में हो तो उसके लिए फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण बटे आधार कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा AB बटे BD बराबर हो जाएगा AC बटे CD। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। AB का वैल्यू कितना है 12, BC का वैल्यू कितना है 7 बराबर AC तो पूछा ही है, और ये क्या है CD का 8.75। बस इसी को सॉल्व कर देंगे तो क्या निकल जाएगा AC का फार्मूला यानी कि लेंथ निकल जाएगा, जो कि कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। आगे के क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। भगत सिंह जी की क्लास में हम लोग देख रहे थे 2018 ALP टेक्नीशियन के क्वेश्चन पेपर, जो कि 30 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। 30 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग इसी चैनल में देखेंगे भगत सिंह जी के क्लास में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। अगर आप इस 30 के 30 शिफ्ट के PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ 30 के 30 शिफ्ट के PDF उपलब्ध हैं, और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन डेली के डेली डाले जाते हैं। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20.3/26 मीटर लंबी स्टील की एक छड़ से 56.1/5 लंबी छड़ काट ली जाए तो बचे हुए छड़ की लंबाई कितना होगा। ठीक है, कहता है इतना में से इतना को काट लिया जाए तो कितना बचेगा। तो ऐसे सवाल को देख के ज़्यादा परेशान नहीं होना, इसमें नॉर्मल कुछ नहीं करना है। देखेंगे कैसे करेंगे। जैसे इसमें 56 पूर्ण संख्या है तो 56 लिख देंगे, ठीक है। इसमें 20 पूर्ण संख्या है तो 20। जब कह रहा है कि काट दिया जाए मतलब माइनस, तो घटा देंगे तो ये कितना हो गया 36 आ जाएगा, घटा देंगे तो। अब बाकी जो इधर जो बचा, क्या बचा 1/5, इधर क्या बचा 1/5 पूर्णांक वाला अंक देखेंगे, उधर क्या बचा 3/26। अब इसको भी आपस में क्या करेंगे घटा देंगे, लघुत्तम ले लेंगे। 5 और 26 का लघुत्तम कितना होगा 130 होगा, ठीक है। 5 बार में 130 कितना बार में जाएगा 26, माइनस 26 से कितना बार में जाएगा 5 बार में, 5 दिया कितना हो गया 15। 26 में 15 गया कितना बचेगा 11, और नीचे क्या है 130। यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि इससे गुना करके फिर इसको जोड़ के फिर इसको गुना करके इसको जोड़ के घटाना था, नहीं। नॉर्मल तरीके से करना है कि समय का बचत रहे। वहाँ पे कहीं भी गलत गुना भाग हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है इसे गुना भाग करने में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं कि वैसी अभिक्रिया जैसे एक बार वस्तु अगर बदल के दूसरे आकार में अगर दूसरे में कन्वर्ट हो जाए तो फिर इससे ये नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि अगर ये इस एक से दूसरा वस्तु बना तो फिर इससे ये भी बन सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन में वैसा नहीं होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया है, तो बर्फ का पिघलना ये भौतिक हो जाएगा। आयोडीन क्रिस्टलों का अध्यापतन ये भी भौतिक हो जाएगा। गीले कपड़े का सूखना ये भी भौतिक परिवर्तन। मक्खन का खट्टा होना ये क्या है रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि मक्खन अगर एक बार खट्टा हो गया तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता है, वो खट्टा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मक्खन का खट्टा होना क्या है रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत तर्क कथन पर विचार करें और इस आधार पर बताएं कि नीचे दिए गए पूर्वाधार में कौन सा अंतर्निहित है।
ठीक है, क्या कर रहा है, बंगाल की खाड़ी में दबाव के दौरान हवा सभी हाउसिंग को उड़ा ले गई। अब पूर्वोदाहरण क्या कर रहा है, हवा तेज थी, ठीक है, और क्या होल्डिंग सही तरीके से नहीं लगाया होगा। तो ये दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हवा के गति के बारे में तो हो सकता है होल्डिंग उड़ने का कारण होगा हवा तेज है, या तो ये भी हो सकता है कि होल्डिंग सही तरीके से बांधा नहीं गया होगा। तो ये ऑप्शन ए या दोनों हो सकता है, दोनों ही कारण ठीक है। ऑप्शन 1 या 2 दोनों ही पूर्वाधारण अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन, ये इतना दिया गया है कि अनुक्रम का प्रयोग करते हुए उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में शामिल नहीं है। यहाँ 4 श्रृंखला दिए हैं, तो इनमें से कौन एक शामिल नहीं है, एक गलत है, वो चुनना है। जैसे ए के बाद जी, तो ए यहाँ पे कहाँ है, थर्ड, यानी कि यहाँ पे है ए के बाद जी कितने लेटर के बाद होता है, 1 2 3 4 के छोर के बाद जी है, ठीक है। तो फिर जो फॉलो एक में किया फिर अगले में फॉलो करना चाहिए। एक कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। एक के कितने लेटर बाद एन है, तो 1 2 3 4। एक के कितने लेटर बाद एन है, तो 4 लेटर के बाद। यहाँ भी 4 मिल रहा है और यहाँ भी 4 मिल रहा है, ये भी 4 ये भी 4, तो अगला भी 4 मिलना चाहिए। 4 कहाँ है, 4 यहाँ पे है। उसके कितने लेटर बाद 6 है, तो 1 2 3 1 2 3, यानी कि चौथा लेटर के बाद क्या है, 6 है, ठीक है। अब क्या करा है, एन कहाँ है, तो एन यहाँ पे है। कितने लेटर बाद एफ है, तो 1 2 3 4 5वां, यानी कि कितने लेटर के बाद है, 4 के बाद 5वां लेटर। जबकि बाकी सब में क्या आया था कि 4 लेटर के बाद ही यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी आया, लेकिन अगला में क्या है कि 5 लेटर के बाद, तो यानी कि ये मेल नहीं खा रहा है। एन एफ क्या है यहाँ पे, रॉन्ग या गलत दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन एफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग मूल परिमेय है। परिमेय ऐसा कि जिसको पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसमें से ए भी पूर्ण संख्या है, ए भी एक ही नहीं है, 78 40, क्योंकि किसी भी संख्या के अंतिम में अगर एक 0 है तो कभी उसका वर्ग पूर्ण नहीं हो सकता है। जैसे मान लेते हैं 90 किसी का वर्गमूल है, नहीं है। जैसे 100 ले लेते हैं, 100 वर्गमूल है, किसका है, 10 का है। तो लास्ट में कम से कम 2 डिजिट 0 होना चाहिए, तभी वो किसी का पूर्ण वर्ग होगा। जैसे 400 लास्ट में क्या है, 00। 40 किसी का है, नहीं, तो लास्ट में कितना होना चाहिए, अगर 0 है तो 00 होना चाहिए, तभी वो किसी का पूर्ण संख्या होगा। तो 78 40 क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपरिमेय संख्या होगा। बाकी सब क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसका कि एक कंप्लीट वर्ग निकल सके, घनमूल निकल सके। अगला, निम्नलिखित तत्व में कौन सा बहुपरमाण्विक तत्व है। बहुपरमाण्विक तत्व का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा, यानी कि 3 से ज़्यादा एलिमेंट हो। कितना, 3 से ज़्यादा एलिमेंट हो। अगर किसी में परमाणुक एक हो, जैसे एक परमाणुक, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हीलियम देख लेते हैं, नियॉन देख लेते हैं और आर्गन देख लेते हैं। ये सब में क्या है कि एक परमाणुक है। अगर 2 परमाणुक की बात करें, 2, तो O2 हो गया, N2 हो गया, ये क्या है, 2 परमाणुक है, 2 O2, ठीक है। जैसे 3 की बात करें तो O3 हो गया। अब जैसे बहुपरमाणुक होता है, उसके बाद ये नहीं कि चौथा होता है, वैसा ना क्या होता है, पॉलीपरमाणुक, तो उसमें जैसे P4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P4 हो जाएगा, S8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का रहा है कि, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। अगर सल्फर का देखा जाए एटॉमिक नंबर तो 16 होता है। अगर एटॉमिक वेट की बात करें तो ये 32 होता है। अगर इसके आवर्त की बात करें, आवर्त की, तो इसको 16वें आवर्त में रखा गया है। किस आवर्त में रखा गया है, 16वें आवर्त में रखा गया है, ठीक है।
जैसे सोडियम, सोडियम क्या होगा Na, तो यानी 2 पॉलिमिक हो जाएगा, आर्गन 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन O2 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बात है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या गलत है? गलत या सही, ठीक है, दोनों चुनना है। पवन के बहने से पृथ्वी का चक्रण जिम्मेवार है, कोई मतलब नहीं है इससे। एक ईंधन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाएगा यदि इनके दहन से उत्पन्न गैर विषैले होते हैं, ये ठीक है। गैर विषैले यहाँ पे वाक्य में फंसाया गया है, गैर यानी कि विषैला नहीं होता है, गैर विषैले, ठीक है। नहीं तो बाकी लड़का क्या करेगा, विषैला देखेगा इसको गलत कर देगा, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है गैर विषैले, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा क्या कर रहा है, कोयला O2 H2 और आधा मुक्त कार्बन के यौगिक का एक जटिल मिश्रण है। कोयले में एक छोटी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर यौगिक मौजूद रहते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी सिर्फ सही है, ए और सी गलत है, ऑप्शन बी सही है। अगर कोयला की बात देख लेते हैं, कथन केवल बी सही है और ए सी गलत है। कोयला की बात आया है तो कोयला के बारे में जान जाते हैं। कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन, एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड होता है, उसके बाद होता है बिटुमिनस, उसके बाद होता है लिग्नाइट, उसके बाद होता है पीट। अगर एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा देखा जाए तो 90 से 98% पाया जाता है। कितना, 90 से 98। अगर बिटुमिनस की बात करें तो कार्बन की मात्रा इसमें 70 से 80% पाया जाता है। और अगर लिग्नाइट की बात करें तो 60 से 70% कार्बन इसमें पाए जाते हैं। अगर पीट की बात करें तो इसमें 50 से 60% तक कार्बन पाए जाते हैं। अगर सबसे अच्छे किस्म के कार्बन की बात किया जाए तो कौन है, एंथ्रासाइट है, जिसमें कि कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, 90 से 98। ये बहुत अच्छे किस्म का। सबसे घटिया किस्म की बात किया जाए तो पीट है, जो कि 50 से 60% इसमें कार्बन पाया जाता है। इसके जलने पर बहुत सारा धुआं भी होता है। तो ये सब याद रखने की बात है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथन कौन सा कथन असत्य है? असत्य चुनना है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है, पृथ्वी और चंद्रमा स्थिर 2 द्रव्यमान M1 M2 जो कि एक दूसरे से r दूरी पर के मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं पहले यहाँ पे क्या करा है कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी और अर्थ, मान लेते हैं कि अर्थ में फोर्स कितना होगा। ठीक है, अर्थ और मून में, दोनों में देख लेते हैं। ठीक है, अर्थ और मून में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला Gm1 × M2 बाय r²। ठीक है, यही है। अब क्या करा है कि अगला क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ से अब क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा क्या, ये तो हो गया इसका मान, यानी कि अर्थ में। अब मून का देखेंगे तो क्या होगा, मून का होगा Gm1 M2 बाय r2। ठीक है, बाय क्या हो जाएगा r2, तो r का स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं कि सेम ही है, तो इसकी का रेशियो बदल के क्या हो जाएगा, M1 ME का रेशियो हो जाएगा 1:1। ठीक है, ये तो सही है। अगला क्या करा है, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति किलोग्राम, क्या करा है, क्या होता है गुरुत्वाकर्षण, कैपिटल G का यूनिट पूछ रहा है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का यूनिट क्या दे रहा है कि न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ, बिल्कुल सही है। इसका यूनिट भी यही होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण कैपिटल G का क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ G डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज, कि G का वैल्यू किसी भी बॉडी पर डिपेंड नहीं करता, एक गलत है। द वैल्यू ऑफ द G डिपेंड ऑन मास, मास पर भी कैपिटल G का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। तो C D दोनों गलत है। और यहाँ पे सारा का सारा गलत है, एक भी सही नहीं है। सारा का सारा क्या है, असत्य है। इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से
कोई भी असत्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए समीकरण का मान का पता लगाए। ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो ये ऑपरेशन का सवाल है, इसे देखना होगा। ठीक है, बदमाश जो बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग का काम करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। तो ये 6 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। ये 2 से कितना बार में कट जाएगा, 18 बार में। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या, प्लस में 6 है और प्लस में 5 है। तो कितना हो गया, 6 + 5 कितना हो गया, 11। यहाँ पे क्या है, 18 का आगे क्या है, -18। जब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, -7। राइट आंसर क्या हो जाएगा, -7। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कोइर बोर्ड का मुख्यालय किस भारतीय शहर में स्थित है। तो कोइर का मुख्यालय कहाँ है, तो कोचीन में है। कहाँ है, कोचीन में। अगला सवाल, दी गई तालिका में 4 विषय पी, क्यू, पी, सी, बी और एम में 4 छात्र W, X, Y और Z द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है। तो चारों छात्रों के अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत PCMB को मिलाकर कितना अंतर है। ठीक है, 4 छात्र के दिए गए हैं नंबर, यहाँ सबका नंबर पूछ रहा है। तो बारी बारी से सबका नंबर हमें निकालना होगा। पहले निकालते हैं W का। W का नंबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, 70 + 50 + 85। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 295। कितना आ जाएगा, 295। और टोटल सब्जेक्ट कितना, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 से भाग दे देंगे। जब इसको भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 73.75 आएगा। कितना आएगा, 73.75। फिर उसी तरह x का निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, 55 + 80 + 85, 95 + 60। जब इसको जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 55 और 85 हो गया कितना, 150, 210, 290 हो गया। कितना हो गया, 290। इसको क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। इसको जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 72.5। ठीक है, फिर उसी तरह y का निकालेंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 20 + 60 + 90 + 40। इसको अगर जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, जोड़ लेते हैं, 80 और 40 कितना हो गया, 120 और 90, 210। 210 भागा 4 करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 72। ये हो जाएगा ये हो जाएगा, भाग देते हैं, 4 × 5 = 20, बचा कितना, 2, 52.5। कितना हो गया, 52.5। फिर जेड का उसी तरह करेंगे, सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 90 80 कितना हो गया, 8 दूना 16, 1 17, 170, 40, 210, 210, 50 65, 275, 275 भागा 4। इसको अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 68.5। तो मिनिमम कितना आया था, 62, यानी कि 52.5, और मैक्सिमम कितना आया था, 73.25। तो इसी को माइनस कर देंगे, 73.25 माइनस 52.5। जब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 21.25। क्या आ जाएगा, 21.25। राइट आंसर क्या होगा, 21.25। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से। तो बटर किससे बनता है, दूध से बनता है। ठीक है, तो तेल पूछ रहा है किससे बनेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आटे की चक्की से, बीज से, साबुन से या धानी से। तो तेल जो बनता है वो बीज से बनता है, जैसे सरसों का तेल क्या चीज़ से बनता है, सरसों का बीज से। ठीक है, तो तेल हमेशा क्या चीज़ से बनता है, बीज से।
अगला क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। 4 फिगर दिया गया है, इसमें से डिफरेंट चुनना है कि कौन सा डिफरेंट है। तो इसमें क्या किया गया है, बहुत बारीक से देखना होगा। मिल गया, इसमें देखा जाए तो इसमें 4 कौन निकला हुआ है, ठीक है। इसमें भी कितना निकला है, 4 निकला है। एक छोड़ दिया गया, इसको छोड़ दिया गया है, यहाँ पे भी इसको छोड़ दिया गया है। इसमें भी 1 2 3 4 निकला है, इसको छोड़ दिया गया है। इसमें सब में निकाल दिया गया है, 5 में निकाल दिया गया है। तो ये डिफरेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, यदि 24.2 किलो घी का मूल्य इतना रुपए है तो समान गुणवत्ता के 8.5 केजी घी का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो कितना है, 12,525.92 रुपये। ये कितना 24 इतना, लेकिन हमको चाहिए घी कितना, 8.5 केजी। ठीक है, तो इसको से भाग दे देंगे, कितना 22.24.2 से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। जब इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4399 रुपये 60 पैसा आएगा। क्या करना था कि इससे गुणा करके इसको भाग दे देना था। अगला क्वेश्चन, जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नियम स्थिति की व्याख्या करता है। तो कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम, नहीं, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है, F बराबर ma, बल की परिभाषा देता है। ये क्या चीज़ का देता है, बल की परिभाषा। न्यूटन की तीसरा गति क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तु में लेकिन समान अलग अलग दिशा में होता है, तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया की बात करता है। संवेग संरक्षण का नियम, इससे रॉकेट उड़ता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 ए सही है। न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहना चाहता है, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर कार्य ना करे। तो न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या चीज़ का नियम कहते हैं, जड़त्व का भी नियम कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गति के प्रथम नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अगला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य, यहाँ क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, क्या है विक्रय मूल्य 2592 रुपये है और इसी में लाभ है 8%, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य में क्या होता है, एक तो आपका यानी कि मूलधन होता है, या तो इसमें हानि हुआ होगा या तो लाभ हुआ होगा। तो इसमें लाभ का रहा 8%। हमेशा हमारा जो विक्रय मूल्य होता है, मूलधन जो होता है हमेशा 100% होता है और प्लस ये 8%, तो कितना हो गया, 108% का वैल्यू दिया हुआ है, 108% का वैल्यू दिया हुआ है, 108% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2592। तो इसका क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि मूलधन पूछा है। ठीक है, तो मूलधन हमेशा कितना होता है, 100%। तो 100% कर देंगे, तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, जो आएगा राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 2592 गुना 100 बटे 108 बटे क्या हो जाएगा, 108। ठीक है, जब इसको कटाएंगे तो ये 2 बार में 50, 54 बार में कटा। ठीक है, इसको कटाने के बाद कितना आ जाएगा, 2400। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा पूछ रहा है, एसआई यूनिट पूछ रहा है, एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो क्या होगा, एम्पियर हो जाएगा। अगर जूल किसका है, अगर जूल की बात करें तो ऊर्जा का एसआई यूनिट है, किसका है, ऊर्जा का एसआई यूनिट है। वाट, तो वाट को पता ही होगा सबको, ये किसका है, वोल्ट का, किसका है, वोल्ट का।
कूलम्ब, कूलम्ब किसका है? आवेश का है। किसका है? आवेश का। ये सब यूनिट याद रखना है, पूछता ही है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऐसे में मैक्सिमम स्टूडेंट क्या किया होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा देखे तो मार दिए होंगे। ये शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी है यार, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? लेखक का नाम पूछ रहा है। अगर ये पूछता है कि एनीथिंग बट खामोश किसकी बायोग्राफी है तो होता है शत्रुघ्न सिन्हा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? लेखक का नाम पूछ रहा है, तो लेखक का नाम शत्रुघ्न सिन्हा नहीं होगा। ये क्या होगा? भारती एस प्रधान। भारती एस प्रधान एवरीथिंग खामोश इट में उसमें इसी चीज़ का वर्णन किया है कि शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के पटना से बॉलीवुड के दुनिया तक कैसे पहुंचा, उसी के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न को पढ़े, निर्णय ले कि व्यक्तियों में कौन से वक्तव्य पर्याप्त है। क्या कर रहा है कि एक्स वाई जेड का औसत अंक कर रहा है 180 है, तो एक्स का अंक क्या होगा? औसत कर रहा है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का टोटल अंक कितना हो जाएगा? 540। ठीक है, एक्स के अंकों का पूछ रहा है, तो ये क्या कर रहा है? वाई प्लस जेड एक साथ में कितना है? 50 है। एक्स प्लस जेड साथ में कितना है? 60। तो इसका आंसर देने के लिए दोनों का जरूरी पड़ेगा, एक से हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं, दोनों की जरूरी पड़ेगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों की आवश्यकता पड़ेगा। बहुत एक साथ पर्याप्त होगा, कहीं एक से नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई चित्रों श्रृंखला में आगे आएगा। यहाँ पूछ रहा है कि अगला क्रम क्या आएगा। जैसे इसको इस तरह कन्वर्ट किया गया, इसको इस तरह कन्वर्ट किया गया और इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया गया, तो फिर आगे इसका क्या रूप होगा वो बता रहा है। यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 1 माइनस कर दिया गया, ये सिंबल जो है ए वाला 1 हटा दिया गया। ठीक है, तो इस बार क्या होगा? इस बार के फिगर में दोनों सिंबल हट जाएंगे। इस बार के फिगर में क्या होगा? दोनों सिंबल हट जाएंगे, यानी कि एक इधर वाला रह जाएगा और एक इधर वाला रह जाएगा। ठीक है, इधर वाला, और ए वाला गायब, ए वाला गायब। तो ऐसा ऑप्शन किस में है? ऐसा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत के 68वें गणराज्य दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन थे? शेख मोहम्मद बिन जावेद अल अन्याय। ठीक है, अगर 2023 की बात करें, 2023 की बात करें, 2023 में जनवरी में यानी गणतंत्र दिवस की बात करें तो अबेल फतेह थे जो मिस्र के राष्ट्रपति थे, वो आए थे भारत। अगला क्वेश्चन, दिए गए क्रम का प्रथम 16 अंकों का योग क्या होगा? ये अंक दिए हुए हैं, इसके 16वां पद, इसी तरह लिखते लिखते 16वां पद का मान पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है n का वैल्यू दिया हुआ है 16। n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो 16, n का वैल्यू हो गया 16। ये यहाँ पे क्या है? प्रथम पद, तो प्रथम पद यहाँ पे क्या है? 6, तो a का वैल्यू क्या हो गया? 6। ठीक है, डी क्या कर रहा है कि डिफरेंस पूछ रहा है, ये दोनों के बीच के डिफरेंस, यानी कि ये तो 6 हो गया, ये 13/2। 13/2 का मतलब कितना होता है? 6.5, यानी कि दोनों के डिफरेंट कितना हो गया? हाफ का, 1/2 का डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब इसी का योग पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है? योग। तो उसके लिए फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a माइनस n-1 इंटू डी। क्या होता है? n/2 इंटू 2a माइनस n अंडर रूट यानी ब्रैकेट 1 n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है।
ये फार्मूला याद रखना है और इसी में अब इसको बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या था, n/2 इंटू 2a माइनस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है 16, तो 16/2। a का वैल्यू कितना है 6, तो ये कितना हो गया 6 दूना 12 घटा, फिर n का वैल्यू कितना है 16, n का वैल्यू कितना है 16 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 1/2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 8 बार में। ठीक है, ये 8 हो गया और यहाँ पे क्या बचा 12, ये कितना बचा 15। ठीक है, गुना 1/2, तो ये कट जाएगा कितना बार में 7.5। तो इसको अगर गुना, इसको दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 19.5 गुना 8। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 156। कितना आ जाएगा 156, राइट आंसर होगा 156। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको रखना पड़ेगा दिमाग में, कहाँ कब किसे यूज करना होगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2017 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत को हराकर जीत हासिल किया? तो 2017 में भारतीय महिला टीम को किसने हराया था? तो इंग्लैंड ने हराया था। किसने हराया था? इंग्लैंड ने हराया था। ठीक है, किसने हरा दिया था? तो इंग्लैंड ने हराया था। अगर 2022 की बात करें तो इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया विनर बने थे। कौन बने थे? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया लगातार नहीं 7वीं बार विश्व कप के विजेता बने हैं। कितने? 7वीं बार विश्व कप के विजेता बने हैं। तो ये 75 के 75 क्वेश्चन हम लोग देख चुके। आगे के क्लास में अगले शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे जो होगा 31/8/2018 के 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।